नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। आप जानते हैं कि अभी तक आपने पढ़ाई की है प्लेटो के काव्य सिद्धांत अर्थात अनुकरण सिद्धांत के बारे में, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत को आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद आज मैंने टी.एस. इलियट को चुना है कि टी.एस. इलियट के क्या क्या काव्य संबंधी विचार थे और उनका जीवन परिचय कैसा था, उन बातों का अध्ययन करना आज आपके लिए अपेक्षित है। और छात्रों, प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने कमेंट में भी बताया है कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाइएगा, तो देखिए छात्रों, क्योंकि कम से कम 45 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए, तो 45 मिनट प्लस ही वीडियो बनेगा, क्योंकि एक विचारक के बारे में पूरी बात समाप्त हो जाए इतना बड़ा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वीडियो छोटा नहीं हो सकता। आज अब हम चलते हैं टी.एस. इलियट के बारे में, उनके जीवन परिचय को पढ़ने। इनका जन्म देखिए छात्रों, इनका जन्म 1888 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। अब इनके बारे में, इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम था थॉमस ईस्टर्न इलियट। ठीक है, थॉमस, कुछ लोग थॉमस को थॉमस पढ़ते हैं, थॉमस ईस्टर्न इलियट। इनका जन्म स्थान मिसौरी, सेंट लुइस, मिसौरी, संयुक्त राज्य अमेरिका माना जाता है। ठीक है छात्रों, इनका जन्म 26 सितंबर 1888 ईस्वी को अमेरिका के सेंट लुइस, मिसौरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम थॉमस ईस्टर्न इलियट है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, मैं वो आपको बताने चल रहा हूँ। इनकी देखिए प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभ से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की थी। ठीक है, शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और वहीं से इन्होंने पाली और संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। ठीक है, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। 26 वर्ष की आयु में ये अपना जन्म स्थान अर्थात अमेरिका छोड़कर ये इंग्लैंड आकर बस गए और इंग्लैंड में इन्हें नागरिकता, इंग्लैंड ने सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक बनाया। ठीक है, 1927 ईस्वी में इन्हें ब्रिटिश नागरिक बनाया गया और तब से ये यहीं पर अर्थात इंग्लैंड में रहने लगे और जहाँ से इन्होंने विविध तरह के काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसके अलावा उन्हें सन 1948 में इनकी एक कृति है द वेस्टलैंड, जिसकी रचना उन्होंने 1922 ईस्वी में की थी। उस रचना के लिए सन 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण इन्हें सामान्यतः सभी जितने भी लोग थे इन्हें बहुत आदर के साथ इनकी विद्वानों में गणना की जाती थी
और इन्होंने न केवल कहानी के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, अपितु समग्र साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अमूलचूल प्रतिभा का दर्शन कराया है। और इनकी मृत्यु सन 4 जनवरी 1964 ईस्वी को केनिंगस्टन, ठीक है, इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1964, ठीक है, 4 जनवरी 1964 केनिंगस्टन, इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में हुई। अब देखिए, ये अपने साहित्य के क्षेत्र में इलियट, टीएस इलियट जो है, साहित्य के क्षेत्र में जो परंपरागत सिद्धांत है उसके ये बहुत बड़े समर्थक थे। और इन्होंने हिंदी साहित्य कुछ अगर कहा जाए तो हिंदी साहित्य तो एक साहित्य है, लेकिन इन्होंने विश्व साहित्य के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम इस प्रकार मैं आपको लिखवा रहा हूं और आप लोग लिखिएगा। इनकी पहली रचना जो है उस रचना का नाम इनके द प्रूफाक, ठीक है, प्रूफाक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, प्रूफाक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, जिसकी रचना सन 1917 में हुई थी। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है जिसका नाम है द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड वुड, जिसका रचना काल है सन 1920 ईस्वी। देखिए छात्रों, कभी कभी होता क्या है कि अगर सन और ईस्वी के विषय में यदि आपसे कोई ऐसा लगता हो कि ये सन हमारी किताब में दूसरा सन दिया हुआ है और सर दूसरा लिखवा रहे हैं, तो देखिए यूनिवर्सिटी ने गोविंद चंद पांडे की किताब को ऑथेंटिक माना है। तो गोविंद चंद पांडे की किताब में जिन पुस्तकों का जो समय दिया हुआ है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, मैं उसी समय को ही प्रमाणिक मान करके यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है छात्रों। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है द वेस्टलैंड। इसकी रचना 1922 ईस्वी में हुई। फिर इसके बाद होमेज टू जॉन ड्राइडन, इन्होंने अगली रचना का नाम है होमेज टू जॉन ड्राइडन। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना का नाम है एज वेसंडे, एज वेसंडे, जिसका समय है 1930 ईस्वी। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है एलिजाबेथन एसेज। एसेज, इस रचना का समय है 1932 ईस्वी। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है छात्रों। इनकी अगली रचना का नाम है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसका समय है 1923 ईस्वी।
फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है सिलेक्टेड एसेज, जिसका समय है 1934 ईस्वी। इसके बाद इनकी अगली रचना का नाम है एसेज, एसेंड एंड मॉडर्न, एसेज, एसेंड एंड मॉडर्न। इसका समय है 1936 ईस्वी। इसके बाद अगली रचना है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब देखिए छात्रों, जो इनका यह ग्रंथ है यह शोध ग्रंथ है, शोध प्रपत्र है। शोध प्रपत्र मीन्स जो भी छात्र एमए कर रहे होंगे तो देखिए एमए करने के बाद आप नेट करेंगे, नेट करने के बाद आप पीएचडी करने जाते हैं, तो पीएचडी करने जब जाते हैं तो आपको एक किताब लिखनी होती है। तो जो आप किताब लिखते हैं उस पुस्तक को हम शोध प्रपत्र कहते हैं, अर्थात एक नवीन विषय आपको दिया जाता है, उस विषय पर आप खोज करते हैं और खोज करके अपने नए विचारों को देते हैं, जिस कारण से उस ग्रंथ को शोध ग्रंथ नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद इनकी अगली किताब का नाम है फोर क्वार्टेट, फोर क्वार्टेज। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना का नाम है ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स। फिर इसके बाद इन्होंने एक और रचना लिखी है सिलेक्टेड प्रोज, ठीक है, सिलेक्टेड प्रोज। इसका समय माना जाता है 1953 ईस्वी। देखिए छात्रों, इनकी अंतिम, अगर इस तरह से हम कहें कि इनकी अंतिम आलोचनात्मक पुस्तक कौन थी, तो ऑन पोएट्री एंड पोएट्स। और इन्होंने छात्रों 5 नाटकों की भी रचना की थी, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कि कौन कौन से इनके नाटक थे। देखिए इनके नाटकों में जो मूल भावना विद्यमान है वो मूल भावना इस तरह की है कि तत्कालीन समय के कवियों को, जो कवि केवल काव्य में एक आप कह सकते हैं प्रेम व्यापार को ही काव्य का मुख्य बिंदु मान रहे थे, उनकी ये निंदा करते हैं। इसी कारण से इन्होंने जितनी भी ऊपर किताबें लिखी हैं, चाहे सेक्रेड वुड हो, चाहे द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म हो, ये सब जो इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में इसी मूल भावना को लेकर बातें कही गई हैं। इनके जो नाटक हैं, मर्डर इन द कैथेड्रल, पहला जो इनका नाटक है मर्डर इन द कैथेड्रल, इसका समय है 1936 ईस्वी। देखिए छात्रों, इनके इस नाटक पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिस कारण से यह नाटक बहुत चर्चित रहा है। आपकी परीक्षा में अगर इस तरह से पूछा जाता है कि थॉमस स्टर्न इलियट या टी.एस. इलियट के कौन से नाटक पर फिल्म बनी थी, तो आप तुरंत बता देंगे मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है फैमिली रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन। इसका समय है 1939 ईस्वी। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है जिसका नाम है द कॉकटेल पार्टी,
पार्टी जिसका समय है 1953 ईस्वी। फिर इसके बाद इनका अगला 1950 ईस्वी। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक। द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक जिसका समय है 1955 ईस्वी। फिर इसके बाद इनकी एक अगली पुस्तक है, एक अगला नाटक है जिसका नाम है द एल्डर स्टेट्समैन। द एल्डर स्टेट्समैन। द एल्डर स्टेट्समैन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टी.एस. इलियट ने कितने नाटकों की रचना की है, तो इन्होंने मुख्यतः 5 नाटकों की रचना की है। मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रीयूनियन जिसका समय 1939, द कॉकटेल पार्टी 1950, द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक 1955 और 5वां इनका अंतिम नाटक है द एल्डर स्टेट्समैन। इस तरह से इन्होंने 5 नाटकों की रचना की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो काव्य के क्षेत्र में अपना अमूलचूल स्थान रखते हैं। अब इनकी एक पुस्तक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी चर्चित पुस्तक जो थी, जिस पुस्तक के कारण ये चर्चा में आए, उस पुस्तक का नाम और उस पुस्तक के बारे में भी देखिए परीक्षाओं में छात्रों पूछा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी भी चर्चा आपके सामने कर दूं कि वो कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ इनका है जो इतना महत्वपूर्ण है और लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उसका नाम है द वेस्टलैंड, जिसके कारण ये बहुत चर्चित हुए थे। द वेस्टलैंड। इस पर प्रश्न बनाएगा तो इस तरह से बना सकता है कि द वेस्टलैंड पुस्तक के रचनाकार का नाम लिखिए और इस पुस्तक में किस बात की चर्चा की गई है विस्तार से समझाइए। तो देखिए ये जो पुस्तक है इसका रचना काल सन 1922 ईस्वी है। इसकी रचना कितने में हुई? 1922 ईस्वी में हुई। और इस पुस्तक के लिए टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार सन 1948 ईस्वी में प्रदान किया गया है। और इसके अलावा इस पुस्तक में मुक्त छंद, इस पुस्तक की रचना मुक्तक छंद में की गई है, अर्थात इस पुस्तक में छंद की कोई बंधन नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है कि हिंदी के क्षेत्र में मुक्तक छंद से संबंधित रचनाएं कब हुई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आगमन के बाद शुरू हुई, ठीक है, यानी छायावादी युग से प्रारंभ हुई। लेकिन यदि देखा जाए तो यदि अंग्रेजी क्षेत्र में हम देखें तो टी.एस. इलियट ने मुक्तक छंद ये रचनाएं बहुत पहले ही कर दी थी। लगभग हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद की रचनाओं के अवतरित होने के लगभग 20-25 वर्ष पहले ही उन्होंने इस तरह का कार्य कर दिया था, ठीक है। और इस पुस्तक में विभिन्न तरह के साहित्यिक संदर्भों और उदाहरणों द्वारा उन सिद्धांतों का खंडन और मंडन किया गया है। इस पुस्तक में ऐसे उदाहरण तत्कालीन समय के विचारकों की पुस्तकों को लेकर दिए गए हैं जिससे पाठक का हृदय झंकृत हो उठे। खास करके वर्ड्सवर्थ को लेकर के और उनके सिद्धांतों का खंडन इन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है और सभी को ये बताया है कि निर्वैयक्तिकता के माध्यम से ही रचना श्रेष्ठ हो सकती है, न कि सांसारिक दशाओं के माध्यम से। इलियट का जो सिद्धांत है इस पुस्तक में वो ये है कि संसार एक मरुभूमि है
और मरुभूमि यानी संसार एक मरुस्थल है, और भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए संसार को तो यह संसार अस्त व्यस्त अर्थात अपनी ही परेशानियों को लेकर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस बात की चर्चा वो साहित्य में करते हैं और वर्ड्सवर्थ की कड़ी आलोचना अपनी पुस्तक द वेस्टलैंड में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप द वेस्टलैंड पुस्तक की मूल भावना को बता सकते हैं कि अगर एक बार मैं फिर दोहरा दूं तो यह 1922 में लिखा गया ग्रंथ है। इस पर टॉमस स्टर्न इलियट को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक की रचना मुक्तक छंद में की गई है। इस पुस्तक में टॉमस स्टर्न इलियट ने तत्कालीन समय के कवि जैसे वर्ड्सवर्थ की भाषा शैली को लेकर कठोर व्यंग किया है और पाठकों के सामने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि पाठक उन उदाहरणों को पढ़ करके झंकृत हो उठे, और झंकृत होने के बाद वह समाज को अपने नजरिए से देखने लगे। इस बात की चर्चा टॉमस स्टर्न इलियट ने अपने काव्य भाषा अपने पुस्तक द वेस्टलैंड में की है और अपनी काव्य भाषा को बताने का प्रयास किया है कि काव्य भाषा आखिरकार किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब टी.एस. इलियट का सिद्धांत जो है मैं वो बताऊंगा। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, सिद्धांतों की चर्चा अगर आपसे पूछता है कि टी.एस. इलियट ने किन किन सिद्धांतों को दिया है, तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने 4 सिद्धांत को दिया है। पहला, इनका जो पहला सिद्धांत है वो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। फिर इसके बाद दूसरा है परंपरा सिद्धांत या वैयक्तिक प्रज्ञा। फिर इसके बाद तीसरा जो इनका सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। फिर इसके बाद है, माफ करिएगा, संवेदनशीलता का असहचर्य। फिर इन्होंने अंतिम जो सिद्धांत दिया है वो है वस्तुनिष्ठ समीकरण। इन्होंने 4 सिद्धांतों की रचना की है। यदि आपसे पूछता है कि टी.एस. इलियट का सिद्धांत क्या है, तो आप इसका उत्तर देते हुए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से भारतीय विचारक जैसे भरत भामह, दंडी, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन आदि ने हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित विविध सिद्धांतों को दिया है, उसी तरह से पाश्चात्य समीक्षकों ने भी काव्य को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के रूप में प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत, लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत है। उसी क्रम में टी.एस. इलियट ने भी साहित्य को लेकर विविध सिद्धांतों की स्थापना की है, और टी.एस. इलियट ने साहित्य में 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत या वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असहचर्य और चौथा वस्तुनिष्ठ समीकरण।
जिसमें टी.एस. इलियट ने अपने अनुसार काव्य भाषा का आकलन करने की महत्वपूर्ण बात को समाहित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, अब ये हो चुका। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में कौन सा है। अगर देखा जाए तो आपके पाठ्यक्रम में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है और परंपरा सिद्धांत या वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत समाहित है। तो इन्हीं दो सिद्धांतों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और नीचे के दो सिद्धांत हैं उनका केवल मैं आपको परिचय बता दूंगा, क्योंकि विस्तार से जिनका अध्ययन करना है हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और जिनका विस्तार से नहीं करना है केवल उनकी चर्चा करेंगे, और वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस केवल ये है कि उनके बारे में आपको केवल समझ लेना है। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि इनका जो सिद्धांत है टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत वो क्या कहता है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देखिए प्यारे छात्रों, टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उन्होंने आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य के लेखन पर बल दिया है। टी.एस. इलियट कहता है कि आत्मनिष्ठ साहित्य उपयोगी नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिष्ठ, ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि आत्मनिष्ठ साहित्य के आलोक में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। आत्मनिष्ठ साहित्य और वस्तुनिष्ठ साहित्य होता क्या है टी.एस. इलियट के अनुसार। देखिए छात्रों, आत्मनिष्ठ साहित्य वो साहित्य होता है जिसमें लेखक या कर्ता अपने बारे में ही ज्यादा वर्णन करता है, अपने दृष्टिकोण से समाज की स्थिति का दर्शन कराने का पाठकों को प्रयत्न करता है। लेखक जो सोचता है वह अपने अनुसार पात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। और वस्तुनिष्ठ साहित्य ऐसा होता है जिसमें लेखक महान नहीं होता, लेखक अपने अनुसार नहीं देखता समाज को या अपने अनुसार वर्णन साहित्य में नहीं करता, बल्कि वह सामाजिक दृष्टिकोण का वस्तुनिष्ठ ढंग से आकलन करके, आलोचनात्मक ढंग से, समीक्षात्मक ढंग से आकलन करके साहित्य का वर्णन करने लगता है। उस साहित्य को हम वस्तुनिष्ठ साहित्य कहते हैं। तो आत्मनिष्ठ साहित्य और वस्तुनिष्ठ साहित्य कैसा होता है वो आपने समझा। अब ये जो टी.एस. इलियट है वो ये बताता है कि महान रचनाकार जो होता है वो निर्वैयक्तिक होता है। कविता का भाव, भाषा, स्वरूप सब पूर्व निर्धारित होता है। यह संभव नहीं है जो रचनाकार है वह अपने अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार यदि वाक्यांशों को समझेगा, पाठ को समझेगा और विषय को समझेगा और लिखेगा, तो वो जो रचना होगी वो कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो सर्वकालिक और सर्वदेशिक नहीं होगी। वो रचना सर्वकालिक और सर्वदेशिक होगी जिसमें जो लेखक या रचनाकार है वह अपने काव्य में अपने आप को नगण्य रखेगा और वह जनता की सोच के अनुरूप साहित्य का निर्माण करने के लिए अग्रसर होगा। वही साहित्यकार श्रेष्ठ निर्वैयक्तिक साहित्यकार होगा और वही रचना श्रेष्ठ रचना कही जाएगी। निर्वैयक्तिकता यानी लेखक अपने व्यक्तित्व के बारे में रचना में बिल्कुल भी वर्णन न करे या अपने अनुसार काव्य की गरिमा को बताने का प्रयत्न न करे। वह
पाठक के अनुसार चलने की प्रवृत्ति का अनुसरण करे, अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन अपने काव्य में न करे। वह यह कहता है टी.एस. इलियट कि कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं होती है, अपितु वह भाव से मुक्ति होती है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। वह यह कहता है कि वह यह बताना चाहता है कि तत्कालीन समय में जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इत्यादि थे, उन्होंने जिस तरह के काव्य का निर्माण किया और रोमांटिसिज्म की परंपरा को बल देने का प्रयास किया, उस परंपरा से अपने आप को और समाज को मुक्ति दिलाने की बात करता है टी.एस. इलियट। वह कहता है कि रोमांटिसिज्म के अनुसार साहित्य नहीं चलेगा। रोमांटिसिज्म में जो कवि होता है, वह कवि किसी विरह वेदना को लेकर त्रस्त हो जाता है, तो वह विरह वेदना को ही लेकर अपने रोमांटिक बातों का वर्णन करने लगता है। यानी श्रृंगार रस के संयोग या वियोग पक्ष को समझ करके और लेखक जिस तरह से प्रताड़ित होता है, वह उसी तरह का वर्णन अपने काव्य में करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इलियट क्या कहता है कि इससे हमें दूर रहना होगा। इसके लिए जो है टी.एस. इलियट वो वैज्ञानिक उदाहरण देता है। और किसका वैज्ञानिक उदाहरण देता है? ऑक्सीजन और सल्फर डाई ऑक्साइड का। किसका किसका? ऑक्सीजन और सल्फर डाई ऑक्साइड का। देखिए छात्रों, वह ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में किस तरह से भेद प्रस्तुत करता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का यदि हम योग कराएंगे तो उससे तेजाब का निर्माण होगा, या केमिकल जिसे आप कहते हैं उसका निर्माण होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है। अब वह यह कहता है कि यदि इस संयोग में प्लेटिनम का तार डाल दिया जाए। किसका तार? प्लेटिनम का पतला सा तार डाल दिया जाए। यानी ये जो टी.एस. इलियट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि यह प्रस्तुत करता है कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम संयोग कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, किंतु ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्लेटिनम के एक पतले तार का यदि हम संयोग कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा। यानी ऑक्सीजन अपने रूप को परिवर्तित कर देगी, सल्फर डाइऑक्साइड अपने रूप को परिवर्तित कर देगी, किंतु प्लेटिनम का जो पतला तार डाला गया था जिस रूप में, वो हूबहू उसी रूप में विद्यमान रहता है जैसा वह पहले था। संयोग कराने पर भी वह कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है, वह प्लेटिनम का पतला तार ही रहता है। तो इस बात पर वह बल देता है कि कभी भी इसी तरह का होना चाहिए कि चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कवि को। कवि जो होता है वह स्वतंत्र भावना लिए होता है, इसलिए स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को लेकर ही उसे अपने काव्य का निर्माण करना चाहिए, न कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव को स्थापित करने लगे काव्य में। यदि जो लेखक या कवि है या विचारक है, यदि वो किसी भी तरह से प्रताड़ित होता है या उसे प्रेम में संयोग या वियोग हो जाता है, तो उस बात को वह अपने काव्य में अनावश्यक रूप से समाहित करने लगता है, जबकि वह काव्य के लिए उपयोगी नहीं है। कवि को प्लेटिनम के पतले तार के समान होना चाहिए कि उसे अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
इलियट का विचार है कि काव्य प्रेरणा कवि को मानव स्थिति की सचेतन अनुभूति से प्राप्त होती है। ठीक है, मानव अनुभूति की सचेतन स्थिति से कवि को प्रेरणा प्राप्त होती है। वह अंग्रेजी में वह जो विचार देता है, मैं आपके सामने उसे नोट करना चाहूँगा कि वह क्या बताता है कि कैसे काव्य प्रेरणा कवि की मानव स्थिति की सचेतन अनुभूति से प्राप्त होती है। इट इज the continuous of the human station that inspires तो देखिए छात्रों, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में टी.एस. इलियट यह मत देता है कि इट इज द कंसेंस ऑफ द ह्यूमन सिचुएशन दैट इंस्पायर्स पोएटिक क्रिएशन। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्य प्रेरणा जो है वो कवि को मानव स्थिति की सचेतन अनुभूति से प्राप्त होती है। अर्थात मानव स्थिति की सचेतन स्थिति से प्राप्त होती है, जबकि जो अन्य जो कवि होता है, जो रोमांटिसिज्म से प्रभावित कवि होता है, वह इस स्थिति को भांप ही नहीं पाता, वह अपने रोमांस में ही लिप्त रहता है। जबकि वह कहता है कि सचेतन स्थिति में जब कवि आ जाए तब समझिए कि श्रेष्ठ काव्य का निर्माण होना प्रारंभ हो गया है, ऐसा टी.एस. इलियट कहता है। और टी.एस. इलियट इस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में तीन मुख्य बातों की चर्चा वह कहता है कि इसके तीन मुख्य स्वर क्या है। निर्वैयक्तिकता के तीन स्वर क्या क्या है, अब मैं वो आपसे बताऊंगा। उसका प्रथम स्वर है, अर्थात निर्वैयक्तिकता का प्रथम स्वर है कि कवि जो होता है किसी और से नहीं, कवि किसी और से बात न करके, कवि किसी और से काव्य में बातें न करके स्वयं से बात करता है। निर्वैयक्तिकता का पहला स्वर ये है। और दूसरा स्वर क्या है रचना का? दूसरा स्वर वह है जिसमें कवि अन्यों से अर्थात जो कवि के काव्य को पढ़ने वाला या कवि के काव्य को सुनने वाला श्रोता है, उससे श्रोता से बात करता है। अब यह भी महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। तीसरी बात वह यह कहता है कि कवि इसमें स्वयं वक्ता न होकर पात्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करता है। ठीक है, तीन बातें जो टी.एस. इलियट है वह तीन बातें बताता है कि निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में तीन स्वर प्रमुख हैं। पहला,
कवि किसी और से काव्य में बातें न करके स्वयं से बातें करता है। यह इस तरह का जो काव्य होता है वह स्वयं अवतरित हो जाता है, अर्थात यह कवि की प्रतिभा पर निर्भर करता है। कवि जितना अभ्यास करने वाला है या जो कवि है जितना वह अध्ययनशील है, अचानक ही किसी रीति परिस्थिति को देखा और काव्य का प्रस्फुटन हुआ और उसने काव्य की रचना कर दी। इसे आप अनुकरण सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। काव्य रचना में पहली जो स्थिति होती है वह यह स्थिति होती है कि कवि किसी और से बातें न करके बल्कि अपने से बात करके पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि कवि अन्यों से अपने काव्य में बातें करें, कि जो काव्य है उस काव्य में कवि जो है वह अपना संदेश अन्य अर्थात जो श्रोता है या जो दर्शक है या जो काव्य को सुनने वाला और पढ़ने वाला है उस तक अपनी बात पहुंचाता है। तीसरी बात पर वह विशेष रूप से बल देता है कि तीसरी बात जो काव्य के लिए है कि कवि इसमें स्वयं वक्ता नहीं होता, वह पात्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करवाता है। पात्र जिसमें बातें करते हैं वही काव्य की सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य बनने की ओर अग्रसर होता है और वही काव्य दीर्घकाल तक जीवित रहता है। ऐसा टी.एस. इलियट का मत है और यह कहता है कि जो तीसरा स्वर है, जो तीसरा स्वर है कि कवि स्वयं न वक्ता होकर बल्कि पात्रों के माध्यम से अपने वक्तव्य को व्यक्त करता है। तीसरे स्वर में कविताओं की चेतनात्मक, जो कविताओं की चेतना है वह जीवित रहती है और वह स्थिर रहती है चेतना, जो दीर्घायु तक कविता को श्रेष्ठ बनाती है। फिर इसके बाद अगली जो विशेषता है इस काव्य की, वह यह बताता है कि जो काव्य है वह काव्य थोड़े से में बहुत बड़ी बात व्यक्त करने में समर्थ होता है। तो देखिए टी.एस. इलियट आगे क्या बताता है कि जो परंपरा से हमें श्रेष्ठ तत्व प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग सांस्कृतिक रूप से यदि हम करें तो हमारी वैयक्तिक जो प्रज्ञा है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ हो सकती है। इस बात को वह अपने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में बताता है और कहता है पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन बट ऑन द एक्सेप्ट फ्रॉम इमोशन it is not expression of personality but on accept from personality। वह यह मूल भावना उसकी क्या है वह उस पर जोर देते हुए कहता है कि जो वैयक्तिक प्रज्ञा है अर्थात जो व्यक्तिवादिता है, जो कवि है वह इमोशन अर्थात अपनी भावनाओं के अनुसार न लिखे बल्कि अपनी भावनाओं को वह त्याग दे, यानी लॉस कर दे, छोड़ दे, अपनी भावनाओं को छोड़ करके वह क्या करे, वह एक्सप्रेशन, वह इस तरह की अभिव्यक्ति करे जो पात्रानुकूल हो अर्थात पात्र के अनुसार अपने को ढालकर कवि जब अपनी रचनाओं को लिखेगा तो वह रचना अवश्य ही दीर्घायु तक जीवित रहेगी। यदि कवि अपने व्यक्तित्व को महत्व देगा तो वह रचना श्रेष्ठ रचना नहीं है। ये जो टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है यह कवि को महत्व नहीं देता है, कवि के रचनात्मक कौशल की ओर वह अपना ध्यान, लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहता है और वह यह कहता है कि लोग महत्वपूर्ण होने चाहिए, न कि कवि की अपनी बुद्धि महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह से निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत मेरी तरफ से समाप्त हुआ। टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता के दो भेद माने हैं, ठीक है। निर्वैयक्तिकता के
दो भेद माने हैं। वो कौन कौन से भेद हैं? एक देखिए प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता, पहला भेद है प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता, और दूसरा भेद वह बताता है कि विशिष्ट निर्वैयक्तिकता। अर्थात देखिए छात्रों, इस रूप में आप समझिए कि प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता वह वैयक्तिकता होती है जो कवि में जन्मजात होती है। अर्थात कुछ व्यक्तियों के घर पर पैदा होने वाले बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। इसके बाद अनुकूलन की स्थिति अर्थात उनका सामाजिक वातावरण कैसा है, यह बालक के विकास पर निर्भर करता है। अर्थात जन्मजात प्रतिभाशाली जो कवि है, अर्थात जिसमें जन्मजात कवि प्रतिभा है, अर्थात कवि के घर पर पैदा होने वाला जो बालक है, जब वह बड़ा होगा तो उसके पास कुछ न कुछ कवि प्रतिभा विद्यमान रहती है। तो उस प्रवृत्ति का जो लेखक या कवि है, जब वह अपनी रचना लिखता है तो उस तरह की वैयक्तिकता को प्राकृतिक वैयक्तिकता कहते हैं। विशिष्ट वैयक्तिकता वह वैयक्तिकता होती है जिसमें अध्ययन के द्वारा अपने व्यक्तित्व को नगण्य रख करके कवि पात्रों के दृष्टिकोण से काव्य को देखने का प्रयत्न कराता है। अर्थात जैसे समाज जो देखना चाहे उस तरह की प्रवृत्ति का अनुपालन करते हुए जो कवि लिखता है वह विशिष्ट वैयक्तिकता के क्षेत्र में आती है। अर्थात वैयक्तिकता वह विशिष्ट वैयक्तिकता कहलाती है जिसमें कवि अपने आप को नगण्य रखता है और दूसरों को महत्ता प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम टी.एस. इलियट के अगले सिद्धांत परंपरा सिद्धांत को पढ़ेंगे कि टी.एस. इलियट का परंपरा सिद्धांत क्या है। देखिए, जो टी.एस. इलियट था, जब उसने अमेरिका छोड़ा तो उस समय उसकी जो बुद्धि थी और उसका जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण था वह वैयक्तिक प्रज्ञा को महत्ता प्रदान करने वाला रहा था। लेकिन जब वो 1926 ईस्वी में इंग्लैंड की नागरिकता ले लेता है इलियट, तब उसकी प्रवृत्ति थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगती है और वह परंपरा को महत्व देने लगता है। इस परंपरा सिद्धांत को वैयक्तिक प्रज्ञा का भी सिद्धांत कहते हैं। वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत भी इसे कहते हैं कि वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, यदि आपसे पूछा जाता है कि वैयक्तिक प्रज्ञा के सिद्धांत को किसने दिया है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि इसे टॉमस स्टर्न इलियट ने दिया है। अब यह इस परंपरा के सिद्धांत में क्या बात बताता है कि जो व्यक्ति के रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि हैं, उन्हीं आदतों के अनुरूप सह संबंध बनाते हुए कवि अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करना चाहता है। और जो कवि बनावटीपन को लेकर रचना करता है और अपनी परंपराओं को छोड़ करके, रीति रिवाजों को छोड़ करके एक अलग तरह की कवि प्रतिभा का उन्नयन करने का प्रयास करता है, वह कभी श्रेष्ठ कवि बन ही नहीं सकता। वह यह जोर देता है कि वैयक्तिक प्रज्ञा जो है व्यक्ति की, कवि की परंपरा जो है उसे वह न छोड़े, उसमें परंपरा की भी वह परिभाषा देता है। परंपरा का नाम यह है कि आगे बढ़ते रहना,
उसके अनुसार, इलियट के अनुसार, परंपरा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि किसी एक बिंदु को लेकर, भावना को लेकर आदिकाल से वर्तमान तक चलना। नहीं, परंपरा का अर्थ उसका ये है कि हमेशा अपने आप को परिवर्तित करते रहना। परंपरा कह देने से, जैसे कुछ लोग, कुछ विचारकों ने परंपरा सिद्धांत को पढ़ा लिखा नहीं, डायरेक्टली ही इनकी आलोचना करने लगे, जिनकी बाद में बहुत आलोचना हुई। परंपरा केवल नाम देने से नहीं, वह परंपरा की परिभाषा भी देता है कि परंपरा का अर्थ कोई रूढ़ी नहीं है। परंपरा का अर्थ है जीवन शैली, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, रहन सहन। इससे यदि उसमें कोई रूढ़ी है या त्रुटि है तो उस त्रुटि को प्राचीनता के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करके समाप्त कर दिया जाए, इस बात की चर्चा टी.एस. इलियट कहता है। वह परंपरा से तात्पर्य बताता है। परंपरा का तात्पर्य यह बताता है कि वे सभी कार्य जो धार्मिक कृत्यों से शुरू होकर हमारी जीवन शैली में आते हैं, हमारी जीवन शैली में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको स्वीकार करके तर्कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने की प्रक्रिया को परंपरा कहा जाता है। अब इसकी वह व्याख्या करते हुए, परंपरा की व्याख्या करते हुए बताता है कि परंपरा जो होती है वह इतिहास बोध का समर्थन करती है कि जब आप इतिहास को जानेंगे तभी तो वर्तमान की समस्याओं का हल ढूंढ सकेंगे। यदि हम वर्तमान में रहेंगे और इतिहास को भूल जाएंगे तो इतिहास में हुई गलतियों का हम अध्ययन करके कैसे जीत सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में थॉमस स्टर्न इलियट के सिद्धांत की समीक्षा करें या थॉमस स्टर्न इलियट के परंपरा सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो वो ये है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय भारत को आजाद कैसे कराया जाए, इस पर विचार करने के लिए हमारे देश के प्रभीत विद्वानों ने एक तरफ जैसे साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 से लेकर 1885 तक प्रयास किया था और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने साहित्य के क्षेत्र में हमारे ऊपर हावी हो रहे विदेशी विचारों को छोटा बौना सिद्ध किया, तो दूसरी तरफ जनता ने स्वदेशी अपनाकर विदेशी वस्तु, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। तीसरी तरफ राजनीतिक रूप से सुभाष चंद्र बोस आदि ने राजनीतिक दबाव उनके ऊपर बनाया। फिर इसके बाद देखा जा रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव आदि ने गरम दल के माध्यम से अंग्रेजों पर हावी होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की, तब हम आजाद हुए। ये इस बात पर वह जोर देता है कि इतिहास बोध परंपरा इसलिए अनिवार्य है कि आदि काल में हम चंद्रगुप्त के समय में कैसे स्वर्णिम शिखर पर थे, समुद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, विक्रमादित्य के समय में क्या हमारी मान्यताएं थी और तत्कालीन समय में क्या क्या त्रुटियां हैं हमारे अंदर, जिस कारण से हम पीछे हैं, विश्व के गरीब देशों में हम आते हैं। ये क्या क्या कारण हैं? जब उनका आकलन हम इतिहास बोध से कर लेंगे तो हम पुनः ही विकसित हो सकते हैं, अर्थात हम अपनी कमियों को जान लेंगे और उन कमियों को दूर कर हम बहुत आगे तक निकल सकते हैं। इस तरह की बात टी.एस. इलियट कहता है। वह कहता है कि परंपरा से जितना ज्ञान प्राप्त हो सके
वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक उदाहरण देता है कि जैसे हमारे दादाजी हैं, तो जो दादाजी की उम्र कितनी है, दादाजी की उम्र यदि 70 साल है तो उनके साथ 70 साल का अनुभव है। इन्होंने जो परंपरा, जिस परंपरा का अनुपालन किया है, सफल जिस तरह से इन्होंने अपना सफल जीवन जिया है, इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। यदि जो 18 वर्ष का बालक है वो इनसे यदि अपनी जीवन शैली को जीने की कला सीखेगा तो 70 वर्ष का अनुभव इसे 18 वर्ष की अवस्था में ही मिल जाएगा। यदि वह परंपरा का अनुपालन नहीं करेगा, वह डायरेक्टली यदि वह वर्तमान में रहेगा, तो वर्तमान के आलोक में देखा जाए तो वह बहुत विकसित नहीं हो सकेगा। वह बातों को समझते समझते ही आधी उम्र निकाल देगा, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वह बताता है थॉमस स्टर्न इलियट। अब परंपरा का संस्कृति से संबंध वह बताता है। परंपरा संस्कृति से, परंपरा की संस्कृति से संबद्धता। परंपरा जो होती है वह संस्कृति से किस तरह से संबद्ध है, वह यह बताता है। संस्कृति से अर्थात हमारे व्यवहार कैसे थे, हम किस तरह की जीवन शैली जिया करते थे, और हम किस तरह से एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ आदर की भावना कैसे स्थापित करते थे, इन सभी बातों को हम परंपरा के माध्यम से ही सीखते हैं। यदि परंपरा नहीं रही होगी, यदि परंपरा का हम अनुपालन नहीं करते हैं, हमारा जीवन स्वच्छंद हमें विचरित करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कुछ दिनों के उपरांत देखा जाएगा कि वह बालक केवल बड़े छोटे का फर्ज समझने में ही बहुत दिन निकाल देगा। तो इससे उस बालक का विकास और उस देश का विकास नहीं हो सकता। विकास कब होगा? जब वह संस्कृति से संबद्ध होगा, अर्थात अपनी भाषा, भाव और गरिमा को वह समझने का प्रयास करेगा। इलियट के अनुसार परंपरा के माध्यम से कवि जो है वह अपनी प्रक्रिया को एक नए तरह से ढालने का प्रयत्न करता है, और वह भाषा में नयापन तो लाता है, लेकिन कहीं भी पुरानी परंपराओं से अपने आप को अलग नहीं करता है, जिससे पुरानी बातें और नवीन बातों का आपस में समन्वय हो जाता है और श्रेष्ठ काव्य का निर्माण हो जाता है। इस बात का समर्थन टी.एस. इलियट करता है। अब परंपरा ज्ञान से लाभ क्या क्या है? देखिए, एक और प्रश्न बनता है कि परंपरा ज्ञान से क्या क्या लाभ हैं, समझाइए। या टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा ज्ञान के क्या क्या लाभ हैं? तो परंपरा ज्ञान का लाभ भी टी.एस. इलियट बताता है। और पहली बात वह यह बताता है कि जो कलाकार या कवि है वह अपनी रचना में श्रेष्ठता लाने के लिए क्या कर सकता है, वह समाज को क्या दे सकता है, अर्थात ज्ञान देने की प्रवृत्ति का फैलाव कैसे हो सकता है, इस बात का ज्ञान उसे परंपरा से होता है। और दूसरी बात टी.एस. इलियट बताता है कि समाज सेवा, हम साहित्य के माध्यम से गरीब मजदूरों की सहायता किस तरह से कर सकते हैं, वह हमें परंपराएं ही सिखाती हैं। आगे वह बताता है कि यदि पुरानी परंपराओं को हम भूल जाएंगे तो हमारी कला और संस्कृति का ह्रास हो जाएगा।
अर्थात पुरानी कलाओं को जानने का अवसर मिलता है परंपरा ज्ञान से। फिर इसके बाद जीवन शैली, अगर कभी कभी आपदा आती है, जैसे कोरोना आ गया है, तो आप लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे, यह हमने कैसे सीखा, यह हमने परंपराओं के माध्यम से सीखा। यह टी.एस. इलियट बताता है कि यदि हम पहले यूट्यूब का उपयोग नहीं कर रहे होते 10-12 साल पहले से, तो आज हमारी पढ़ाई संभव नहीं हो पाती। तो परंपराओं का ज्ञान हमें आवश्यक है। यदि हम मोबाइल चलाना न जानते होते तो हम किस तरह से पढ़ पाते, ये सबसे बड़ी बात होती। तो परंपरा में नवीनता का भी भाव होना चाहिए, यह टी.एस. इलियट कहता है। और अंतिम बात वह बताता है कि अतीत के ज्ञान से वर्तमान का जुड़ाव होता है। अतीत ज्ञान से वर्तमान को समझना, यदि हम पुरानी बातों को जानते हैं तो अतीत के माध्यम से वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी चर्चा हम पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने टी.एस. इलियट का जीवन परिचय पढ़ा, टी.एस. इलियट की रचनाओं को पढ़ा, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को पढ़ा, टी.एस. इलियट के परंपरा के सिद्धांत को पढ़ा और परंपरा से क्या लाभ है, परंपरा और संस्कृति एक दूसरे से किस तरह से संबद्ध है, इन विषयों को हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।